गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए करते हैं अपना एमसीक्यू की सिस्टमेटिक शुरुआत। कैसे हैं आप लोग? सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी शुरुआत बच्चों। अपना एमसीक्यू सेशन बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और आपने इससे पहले 3 एमसीक्यू सेशन हो चुके हैं, शायद आप लोगों ने उनको देख लिए होंगे। तो चलिए 4th वन क्वेश्चन सेशन की तरफ अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए जो अपने पेड मेंबर हैं बच्चे जिन्होंने विनायक में एडमिशन ले लिया है, उनको शायद इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उनको तो फायदा इससे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन आता है उसको अपनी पूरी क्लास याद आ जाती है। लेकिन जो बच्चे इनको यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम लोग कुछ वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, उनको जरूर ये चीज उनके लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूर ये क्वेश्चन सेशन है वो नए नहीं है। क्योंकि जैसे ये जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये सीएचडी से रिलेटेड है। ये सीएचडी से रिलेटेड है, एसाइनोटिक साइनोटिक डिजीज जो आपको पढ़ाई थी उससे रिलेटेड है। आपको पता है बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप इसको देखते ही ये क्वेश्चन कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड विद सीएचडी कह रहा है कि चाइल्ड के अंदर क्या है, सीएचडी है, और उसको सडनली साइनोस हो गया। उसको क्या हो गया सडनली बच्चों? साइनोसिस हो गया। उसको सडनली क्या हो गया? साइनोसिस हो गया। तो आपको इमीडिएटली क्या करना है? नर्स विल इमीडिएटली, आपको वहां पे इमीडिएटली क्या करना है? सबसे पहला है कि आपको अपराइट पोजीशन देनी है। नेक्स्ट वन आपको ऑक्सीजन स्टार्ट करना है। थर्ड वन आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। फोर्थ वन आपको चेंज पोजीशन टू साइड विथ नी फ्लेक्स एंड हेड एलिवेटेड पोजीशन देनी है। देखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा वो पोजीशन से रिलेटेड जाएगा। सबसे पहली बात आपको समझा देता हूं कि उसमें आपको पोजीशन देनी है। तो जो बेस्ट पोजीशन, देखिए ये भी पोजीशन का है, ये भी पोजीशन का है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो नी फ्लेक्स है ना, नी फ्लेक्स इज द बेटर। सबसे पहला आंसर नी फ्लेक्स इज बेटर। नी फ्लेक्स है वो बेटर पोजीशन है। क्या है बच्चों? बेटर पोजीशन। अब क्यों है वो आपको समझ आ जाएगा, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। अपन यहाँ पे पूरी बुक को खोल के बैठते हैं एक क्वेश्चन के साथ में, ये आपको पता होना चाहिए, तो सब समझा दूंगा। तो यहाँ पे दोनों में पोजीशन है। आप सोचोगे यार यहाँ पे हेड एलिवेटेड लिखा हुआ है और ये अपराइट पोजीशन, तो ज्यादा कोई अंतर हुआ नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि नी फ्लेक्स है वो ज्यादा बेटर है। इसलिए क्वेश्चन आते ही सबसे पहली बात मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी जाएगा। समझ के बाद पहली चीज अगला बता रहा है आपको कि साइनोसिस हो रहा है। देखिए कंसेप्ट को पकड़िएगा, कंसेप्ट पे जाइएगा। अगला आपको बता रहा है कि इसको क्या हो रहा है बच्चों? साइनोसिस हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि ये क्या है? साइनोटिक डिजीज है। क्या आ गई बच्चों? साइनोटिक सीएचडीज है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये साइनोटिक सीएचडी है। साइनोटिक सीएचडी में क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए समझने के लिए बता रहा हूं, वरना हार्ट का डायग्राम मुझे भी आता है बनाना। समझ के बाद साइनोटिक सीएचडी में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसमें साइनोसिस होता है, और साइनोसिस एक ही कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में? जब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर चला जाएगा। ये तो आपको भी समझ में आ गया। डीऑक्सीजनेटेड है वो ऑक्सीजनेटेड में जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? साइनोसिस होगा। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से आयोटा निकलता है। ये साइनोटिक डिसऑर्डर है, इसलिए इसके अंदर जो ब्लड की जो शंटिंग होगी, ब्लड की जो शिफ्टिंग होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी बच्चों। कैसी होगी? राइट टू लेफ्ट। क्योंकि आपको पता है जन्म के पश्चात आफ्टर बर्थ आपको पता है राइट साइड के अंदर, राइट साइड ऑफ जो हार्ट होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड रहता है। आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है, और आयोटा है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है। आपको पता है ये चीज। चलिए, तो इसके अंदर जैसे ही राइट साइड का ब्लड है वो लेफ्ट साइड की तरफ शंटिंग किया, इट मीन्स ये क्या हो गई? साइनोटिक डिसऑर्डर हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गई बात। देखिए साइनोटिक डिसऑर्डर में अगर पोजीशन का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर डायरेक्टली देखो, इसको समझाऊंगा वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको पोजीशन, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। अब इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें क्या होगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाके मिक्स हो गया, यहां से आयोटा निकलता है। तो आयोटा के अंदर वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे साइनोटिक डिसऑर्डर है, इसलिए राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड में चला गया। तो यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी लेफ्ट साइड में चला गया। लेफ्ट साइड में चला गया तो आयोटा के द्वारा होल बॉडी में ये जाएगा, होल बॉडी में जाएगा तो ये वहां पे क्या साइनोसिस क्रिएट करेगा, ये आप सभी लोग जान गए। अब देखिएगा, अब नी फ्लेक्स से क्या होगा, जब अपन को नी फ्लेक्स करना है तो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस, देखिए सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, नाम पे इतना बड़ा घबराने की जरूरत है, कुछ नहीं है। जो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में जिन वेसल्स का रोल है, सिस्टेमेटिक में जिन वेसल्स का रोल है, चाहे वो आर्टरी है चाहे वेन है, लेकिन आपको पता है कि बेसिकली किसका रोल है, बेसिकली आर्टरी का रोल है। भाई आर्टरी तो लेके जाती है, आयोटा क्या है, एक आर्टरी है, मेजर आर्टरी है। तो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जो वेसल्स काम में आती है उसमें रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है। रेसिस्टेंस में जैसे ये आयोटा है, ये आयोटा है, ब्लड लेके जा रहा है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ये साइनोटिक डिसऑर्डर है इसलिए है। ये इधर का राइट साइड का ब्लड है वो लेफ्ट में आ गया था, इसलिए ये इधर चला गया लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड से ये सिस्टोमेटिक सर्कुलेशन में चला जाएगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है। तो अब आयोटा के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में जाएगा तो बॉडी को दिक्कत होगी, दिक्कत होगी तो आपने नी फ्लेक्स कर लिया, मान लो नी फ्लेक्स कर लिया। नी फ्लेक्स करने का मतलब यहां से कोई चीज निकल रही है और वो यहां पहुंच रही है, अगर मैंने इसको फ्लेक्स कर लिया तो यानी कि ये रेसिस्ट पैदा हो गया। यहां तक तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था वो इजीली आ रहा था, लेकिन इससे आगे उसको जाने में तकलीफ होगी। तकलीफ होगी तो क्या पैदा हुआ, रेसिस्टेंस। जैसे आप ये बोलो कि यहां की वेसल से ये आ गया आपका नी, मान लो यहां से नी फ्लेक्स हो गया, नी फ्लेक्स हो गया तो ऊपर वाले हिस्से में रेसिस्टेंस पैदा हो गया। ये से ऊपर वाले में रेसिस्टेंस पैदा हो गया। अगर इसमें रेसिस्टेंस का मतलब अब वो इजीली ब्लड है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अगर अब ये रेसिस्टेंस पैदा हो गया, अगर ये ब्लड नीचे की तरफ नहीं जा रहा है तो मेरी बात सुनिएगा, यहां की वेसल्स में प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर इस आयोटा में प्रेशर बढ़ा, अगर इस आयोटा में प्रेशर बढ़ा तो आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, तो मुझे बताइए अगर आयोटा में प्रेशर बढ़ा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा तो आपको पता है कि लेफ्ट एट्रियम में भी बढ़ा प्रेशर। इससे यह पता हो गया कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया, और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो अब जो राइट साइड से जो इजीली संटिंग हो रही थी वो संटिंग नहीं होगी, बिकॉज लेफ्ट साइडेड हार्ट प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसलिए थोड़ी सी संटिंग रुक जाएगी। अगर इधर की संटिंग रुकी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो संटिंग है वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की तरफ नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो साइनोसिस बंद हो जाएगा। अपन भी ये चाहते हैं, अपन भी ये चाहते हैं ना। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जो पोजीशन वाला, जो नी फ्लेक्स वाली पोजीशन वाला जो आंसर था वो राइट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, जो क्वेश्चन डायरेक्टली पोजीशन से आया हुआ है उसके बारे में बता देता हूं। अगर साइनोटिक डिसऑर्डर, जो साइनोटिक सीएचडीज हैं सॉरी, उसमें अगर पोजीशन से क्वेश्चन आ जाए तो नी चेस्ट पोजीशन, पहली कौन सी, नी चेस्ट पोजीशन, देन आती है स्क्वेटिंग पोजीशन। नी चेस्ट और स्क्वेटिंग पोजीशन, इन दोनों पोजीशनों से रेसिस्टेंस बढ़ता है। इन दोनों से आया हुआ है तो जो सबसे बेस्ट, अगर वहां केवल और केवल पोजीशनों के नाम दिए हुए, अगर पोजीशन नाम दिए तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगी वो पोजीशन नी चेस्ट जाएगी प्यारे बच्चों। अगर वहां पे नी चेस्ट ऑप्शन नहीं है तो स्क्वेटिंग इज द सेकंड प्रायोरिटी, स्क्वेटिंग इज द सेकंड प्रायोरिटी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वेसल्स में रेसिस्टेंस पैदा करना है आपको कैसे भी, वो वेसल्स जो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर अपना रोल अदा करती हैं, उनमें रेसिस्टेंस बढ़ा, लेफ्ट साइड में रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से राइट साइड से जो ब्लड इजीली आ रहा था अब वो वहां पे इजीली नहीं आ पाएगा। समझ में आ गई बात, चलिएगा। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बच्चे में टिटनेस से रोकने के लिए,
टिटनेस को एलिमिनेट करने के लिए 5 क्लीन प्रैक्टिस होती है। तो जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है उसमें से एक वो प्रैक्टिस कौन सी नहीं है? टिटनेस फैलता है या टिटनेस को एलिमिनेशन करना है, टिटनेस नहीं होना चाहिए, टिटनेस को हटाना है कि इस बेबी को टिटनेस ना हो जाए, उसके लिए कुछ क्लीन प्रैक्टिस अपन काम में लेते हैं। नीचे दिए हुए ऑप्शन में से वो एक क्लीन प्रैक्टिस कौन सी नहीं है? समझ गए बात? तो अब आपको पता है कि सभी लोग जानते हैं टिटनेस किससे फैलता है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। क्लीन हैंड होने चाहिए, क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए, न्यू ब्लेड होनी चाहिए कोड कटिंग के लिए, क्लीन एयरवे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एयरवे का कोई भी रोल नहीं है इसके अंदर। क्लीनिंग के अंदर, सफाई के अंदर प्रैक्टिस, इस जो क्लीनिंग वाली जो प्रैक्टिस है उसका एयरवे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है एक को छोड़ के, तो जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो क्लीन एयरवे जाएगा। क्लीन एयरवे का कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है कि 5 जो क्लीन प्रैक्टिस होती है ना, उसमें से जैसे एक तो होता है क्लीन हैंड हो गया आपका, समझ के बाद क्लीन आपका हैंड हो गया बच्चों, क्लीन क्लैंप हो गई, क्लीन क्लैंप हो गई, क्लीन धागा हो गया वहां पे, क्लीन सरफेस हो गई, क्लीन कोर कटिंग हो गई। ये सारी जो 4-5 चीजें हैं वो 5 क्लीन प्रैक्टिस हैं जो किससे बचाती हैं आपको, या किसको एलिमिनेट करने के अंदर रोल अदा करती हैं? टिटनेस को। तो इसका एक क्वेश्चन तो आपको जो राइट आंसर था वो तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको कि टिटनेस जो है, टिटनेस, नियोनेटल टिटनेस, नियोनेटल टिटनेस, नियोनेटल टिटनेस also known as earth day disease, very 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 important, earth day disease, इसको 8वें दिन की डिजीज भी बोलते हैं। नियोनेटल टिटनेस आल्सो नोन एज एर्थ डे डिजीज। ये चैनो समझ में आ गई बात। अब मैं आपको बता दूं कि एलिमिनेशन का, आप कुछ समझ नहीं आ रहा होगा बच्चों को कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एलिमिनेट हुआ, देखिए एलिमिनेशन अलग चीज है, इरेडिकेशन अलग। देखिए ये इरेडिकेट नहीं हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ वहां से, ये इरेडिकेट नहीं हुई, ये बीमारी इरेडिकेट नहीं हुई बच्चों, ये केवल और केवल क्या हुई है? एलिमिनेट हुई है वहां से। इसके अंदर पॉजिटिव एजेंट है, वो पॉजिटिव एजेंट, जो पॉजिटिव जो एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट है बच्चों, वो प्रेजेंट है। पॉजिटिव एजेंट तो आज भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन जो है वो एब्सेंट है। मतलब इससे जो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो तो आज भी प्रेजेंट है, लेकिन इसको ट्रांसमिट होने से अपन रोकते हैं, तो ट्रांसमिशन है वो एब्सेंट है। इस चीज को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन बोलते हैं। यही वर्ड यहां पे था, एलिमिनेशन। ये जानो, ये वर्ड यहां पे था, एलिमिनेशन। अब मेरी बात सुनिए, ये इरेडिकेट नहीं हुआ है, यानी ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। अब ये जो एलिमिनेशन है बच्चों, जो एलिमिनेशन है वो इंडिया से, इंडिया ने इसको कब एलिमिनेट माना था? यस या नो? इसको इंडिया ने एलिमिनेट माना अगस्त 2015, अगस्त 2015 के अंदर इंडिया ने इसको एलिमिनेट माना। देन डब्ल्यूएचओ ने भी इसको एलिमिनेट मान लिया है। कब बुलाया? 14 जुलाई 2016, यानी अपने से अगली साल, अपने से एक साल बाद में डब्ल्यूएचओ ने टिटनेस को एलिमिनेट डिजीज के अंदर गिन लिया कि भाई ये खत्म होने वाली, वैसे इरिडिकेट का मतलब खत्म नहीं हुई है, लेकिन एलिमिनेट हो गई है। तो एलिमिनेट के अंदर आपको पता है इंडिया ने इसको एलिमिनेट कब कर दिया था? 2015 अगस्त में कर दिया था। डब्ल्यूएचओ ने इसको 14 जुलाई 2016 के अंदर एलिमिनेट कर दिया था। ये नो, एर्थ डे डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। समझ में आ गई बात? चलिएगा, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, एमयूएससी टेप कैन बी यूज फॉर चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ। ये कह रहा है कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है
जो मिड अपर आर्म जो सर्कमफेरेंस की जो टेप आती है उसको शाकिर टेप, SHAKIR, शाकिर टेप। पहला क्वेश्चन, MUSC मेजर्ड बाई, MUSC जिससे मेजर की जाती है उस टेप का नाम है शाकिर टेप। पहला क्वेश्चन याद रखने वाला है। शाकिर टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर करते हैं, और मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर इसलिए करते हैं कि उस बच्चे का न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने के लिए कि बच्चा माल नरिश तो नहीं है, बच्चा माल नरिश तो नहीं है, उस चीज के लिए टू चेक द न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया जाता है क्या, MUSC। यस या नो, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। जैसे ये तो एक उस बच्चे की क्या होगी बच्चों, आर्म हो गई, आपको पता है। ये तो उस बच्चे की क्या होगी, आर्म हो। यहां पे आपको पता है एक्रोमियन प्रोसेस होती है, आप सभी लोग जानते हो। यहां पे क्या होती है, एक्रोमियन प्रोसेस। दूसरी यहां पे होती है ओलिक्रोनन प्रोसेस, ओलिक्रोनन प्रोसेस। एक्रोमेन प्रोसेस और ओलिक्रोनन प्रोसेस के बीच से इसको नापते हैं, और जिसको बोलते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। एक तरीके से जो आर्म है उसका मिड वाला पॉइंट, उसको मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं। ये चलो, इसको शाकिर टेप से नापते हैं, शाकिर टेप से नापते हैं। समझ में आई? इसको किससे नापते हैं, शाकिर टेप से नापते हैं। समझ गए? अब इस शाकिर टेप की क्या खास बात होती है, इसके अंदर 3 प्रकार के कलर होते हैं। कौन कौन से होंगे बच्चों? रेड कलर, कौन से? रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। रेड, येलो और ग्रीन, ये होता है एक तरीके से शाकिर टेप। वो जो शाकिर टेप है उस पर रेड, येलो, ग्रीन लिखा हुआ आता है। ये शनो, ये बॉर्डर लाइन जो होती है ग्रीन और येलो के बीच में, उसमें होता है 12.5 सेंटीमीटर, और येलो रेड के बीच की जो बॉर्डर लाइन होती है वहां पे होता है 11.5 सेंटीमीटर। समझ के बाद अब मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल MUSC कितना होता है। देखिए, जो नॉर्मली MUSC है ना बच्चों, 11 to 13 सेंटीमीटर होता है। यानी कि अगर 11 से कम हुआ तो इसका मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है, यानी वो बच्चा क्या है, माल नरिश्ड है। ये से नो, माल नरिश्ड है। और अगर वो 11.5 से 12.5 के बीच में है तो माइल्ड या मॉडरेट टाइप का है, और अगर वो ग्रीन में है तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो क्या है, गुड है। ये से नो। अब अगर ग्रीन वाले टेप, अगर वो जो टेप से नापते हैं उसमें अगर ग्रीन वाले पे अगर वो नाप आता है, यानी 12.5 से अबो रहता है, तो नो माल न्यूट्रिशन। क्या? नो माल न्यूट्रिएंट। समझ गए बात? नो माल न्यूट्रिएंट। अगर येलो वाले में यहाँ 11.5 से 12.5 में आता है तो उसको बोलते हैं या तो माइल्ड है ये, या ये है मॉडरेट टाइप का माल न्यूट्रिशन। और अगर रेड में आ गया तो रेड में बोला गया है सीवियर माल नरिश्ड है बच्चा। क्या है? सीवियर माल नरिश्ड है बच्चा। तो ये क्या है? MUSC है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करता है बच्चों का। ये से नो। अब जो इसका राइट आंसर ये है ना, ये 6 महीने से लेके और 6 जो 12 5 60, हाँ 5 ईयर तक, लगभग 5 ईयर तक। ओके, इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, 5 ईयर तक, 5 साल तक का बच्चों का इसमें नापते हैं। 6 महीने से लेके 5 साल तक का करेक्ट आंसर इसका ए होगा। क्या होगा? 6 मंथ से लेके 6 मंथ से बेबी को स्टार्ट कर दिया, और 5 साल तक से 6 महीने से लेके 5 साल तक का जो बेबी है उसका MUSC चेक करते हैं। ये जानो किससे? शाकिर टेप से। समझ गए भाई? ये MUSC टेप है ना, वो चिल्ड्रेन की कौन सी एज में काम आती है? शाकिर टेप। 6 महीने से लेके और 5 साल तक के बच्चे में, यानी 59 मंथ, 12 5 60, 5 साल हो गया। शाकिर टेप काम में आती है। ये रेड, येलो और ग्रीन, ये कोई दिखावे की चीजें नहीं है बच्चा, सारे क्वेश्चन आएंगे। ये क्या आएंगे? सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन वुड यू जनरली एक्सपेक्ट। ये कह रहा है 3 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में कौन सा माइलस्टोन होगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। 3 साल की उम्र में क्या होपिंग ऑन 1 फुट, यानी कि एक पांव उठा के एक पांव पे होपिंग करेगा, क्या स्पून से हैंडल कर लेगा, क्या कोपिंग है ट्राइंगल या सोशल स्माइल। देखिएगा ये होपिंग वाला है, ये 4 साल पे करता है, 4 ईयर पे करेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बेटा कोपिंग ए ट्राइंगल, यानी कि ये ट्राइंगल की कोपिंग कर देगा। जैसे आपने ये जो 3 डॉट बना रखे हैं, जैसे आपने 3 डॉट बनाया, उसको वो इस तरीके से राइट करके और क्या बना सकता है, ट्राइंगल बना सकता है। तो 3 साल का जो बच्चा है वो ट्राइंगल बना सकता है। अब मेरी बात सुनिए, जब बात ही 3 साल की आ गई है, ये क्या सोशल स्माइल बच्चों 2 मंथ पे करता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, हर जगह हर बात बताई नहीं जाती। आज कोई बच्चा मेरा एक सेशन देख रहा है, उसमें वो सोचेगा कि सोशल स्माइल कब होती है पता है नहीं, क्या स्पून हैंडलिंग कब करता है पता है नहीं। अरे भाई कंटिन्यू जुड़िएगा, पीछे वाले सेशन देखिएगा, उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, वहां पे ये चीजें सारी क्लियर हो गई। आप लोगों का इतना टाइम खराब करने का वक्त हमें भी नहीं है, समझ में भाई। तो ये हो गई बात। अब बात आती है 3 ईयर पे, कि अब 3 साल की बात आ गई, 3 साल की बात आ गई। तो 3 साल पे बच्चा जो क्या क्या एक्टिविटी करता है, सबसे पहली बात 3 साल पे बच्चा है वो ट्राई साइकिल चलाएगा। क्या ट्राई साइकिल, 3 साल का वो बच्चा है वो आपको पता है कि ट्राई साइकिल चलाएगा। 3 साल का बच्चा है वो सीढ़ियों से उतर जाएगा, स्टेयर डाउन। 3 साल का बच्चा है वो सीढ़ियों से उतर सकता है, स्टेयर डाउन। यस या नो। पैरेलल प्ले, नकल करना, 3 साल का बच्चा है वो नकल करेगा। यस या नो। 3 साल का बच्चा नो सेक्स एंड नेम, वो अपना नाम जानता है, वो अपना जेंडर जानता है, आई मेल एंड फीमेल। यस या नो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 साल में जो सबसे प्यारा क्वेश्चन आता है, अलग से लिख देता हूं, सबसे प्यारा क्वेश्चन आता है कैन ब्रूसिंग। ब्रूस कब करता है 3 साल का बच्चा। 3 साल के बच्चे में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया वो ही है कि ब्रश कब करना चालू कर देता बच्चा। 3 साल का बच्चा ब्रशिंग करता है, अपना सेक्स अपना नाम बता सकता है, पैरेलल प्ले यानी नकल करता है, जैसा काम मां करते हुए सो नकल करेगा, सीढ़ियों से उतर सकता है, ट्राई साइकिलिंग चला सकता है, ट्राइंगल बना सकता है। ये सारी जो एक्टिविटी, सारे जो माइलस्टोन हैं, वो सारे माइलस्टोन किसके हैं बच्चों, 3 ईयर के सारे माइलस्टोन हैं। ऐसे नो 3 साल के माइलस्टोन है। बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल भी इसी में आएगा 3 साल पे। ऐसे नो बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल, आपको पता है सबसे पहले बावल कंट्रोल आएगा, देन क्या आएगा, ब्लैडर कंट्रोल आएगा। ऐसे नो बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल। डे टाइम में तो ये 2 साल में आ जाते हैं, लेकिन नाइट टाइम में कब आते हैं, ये 3 साल के बाद में स्टार्ट हो जाते हैं। तो बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल 3 साल पे बच्चा, ब्रश 3 साल पे करता है, अपना नाम बता सकता है, मेल है कि फीमेल वो बता सकता है, पैरेलल प्ले है, स्टे डाउन है, ट्राई साइकिल है, ट्राइंगल है। ये सारे जो माइलस्टोन है वो 3 ईयर के हैं। सारे जो माइलस्टोन है वो क्या हैं, 3 ईयर के हैं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। The amount of total body weight in the twin neonate weight in 3 kg in approximately। ये कह रहा है कि उसका 3 किलो वेट है बच्चों, तो उसकी टोटल बॉडी वेट का कितना वाटर होगा वहां पे, कितना टोटल बॉडी वेट का कितना वहां पे क्या होगा, वाटर होगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर बच्चा ट्रम बेबी है या फिर अपना अब जो बच्चा है वो न्यूबॉर्न बच्चा है, अगर जो न्यूबॉर्न है तो उसके अंदर टोटल बॉडी का 75% क्या होता है, वाटर होता है। देखिए कुछ बुकों में 80% भी मिलेगा आपको, तो टोटल में 75% जो बच्चे की जो बॉडी है उसमें 75% क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। ये से नो। तो आपको पता है 75, 100 और ये बच्चा कितने साल का है, 3 साल का। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको मल्टीप्लाई करो 2.25 लीटर आएगा। कितना आएगा, 2.25 लीटर के आसपास आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी है,
इससे आपको एक ही क्वेश्चन का फायदा हुआ, और वो क्वेश्चन का फायदा ये हुआ, टोटल बॉडी का कितना परसेंट वाटर होता है, टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट वाटर होता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर टोटल का कितना होता है, तो 75% होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, टोटल बॉडी का कितना परसेंट वाटर होता है, 75%। कई जगह 75 ऑप्शन में नहीं हो बच्चों, तो 80 मान लेना, 70 पे मत जाना, 80 मान लेना, 70 पे नहीं जाना है। अगर 75 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 80 पे चला जाना। ये शेनो ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस बात को समझ के बाद हर बात काम की बताई जा रही है आपको। नेक्स्ट वन कह रहा है एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर इन रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी हावर्स। एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, आपको पता है मैंने ब्रेस्ट मिल्क के बारे में 2-3 चीजें बताई थी। कौन कौन सी? एक तो बताई मैंने डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, पहली तो मैंने बताई थी आपको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। जिस बच्चे ने पहले वाला क्वेश्चन का सेशन देखा है उसको सब समझ में आ गया है कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, और वो उसको ये भी समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन वापस से क्यों लाया गया है। समझ के बाद तो एक तो थी डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग तो उस बच्चे को दी जा रही है जो बच्चा 34 वीक से ऊपर का है। ये चीजें मुझे दोबारा इसलिए बतानी पड़ रही है कि कुछ बच्चे इस सेशन में नए हैं। अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा तो उनको लगेगा कि बस सर हैं जो एक्सप्लेन कम करते हैं, लेकिन सर की मजबूरी है, एक्सप्लेन तो बच्चा हो चुका है पहले। गलती आपकी है कि आप पीछे वाले सेशन नहीं देख के आ रहे हो। समझ गए बात आप? तो मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्ट जो ब्रेस्ट फीड है, डायरेक्ट जो ब्रेस्ट फीड है बच्चों, वो है वो 34 वीक से अबाव का अगर बच्चा है, 34 वीक से ज्यादा का बच्चा, तो उसके अंदर सकिंग भी रहेगा, स्वॉलोइंग भी रहेगा। अब अपन अपनी बात पे आ जाते हैं, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है। देखिए एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना, वो होता है कि जो ब्रेस्ट है उसमें से दूध को किसी कटोरी में निकालना, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं। वो क्यों निकाला जाता है? बच्चे को डायरेक्ट भी पिला सकते हैं, तो इसका मतलब एक तो बच्चे की एज हो गई वो 34 वीक से क्या है, लेस है, 34 वीक से लेस है। तो इसलिए इस बच्चे में क्या नहीं है, सकिंग नहीं है। इसमें क्या एब्सेंट हो सकती है, सकिंग। देखिए आपको एग्जामिनर कहीं घुमा सकता है, इस विषय में सकिंग एब्सेंट है कि स्वॉलोइंग। अरे स्वॉलोइंग एब्सेंट है तो उसको कटोरी में निकालेंगे क्यों? जब वो पी नहीं सकता तो कटोरी में निकालने क्या तू कहे? समझ में आ रही बात? इसलिए इसमें सकिंग एब्सेंट है। सकिंग एब्सेंट है, डायरेक्टली बेबी ब्रेस्ट को सक नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, उस दूध को अपने निकाल लिया, निकालिए तो अब उसको आप चम्मच से पिला दो। अब अगर आप उसको पिलाओगे तो उसको गटक लेगा, गटक लेगा मतलब उसमें स्वॉलोइंग प्रेजेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क है वो उस बच्चों में काम में लिया जाता है जिसमें सकिंग एब्सेंट होती है, स्वॉलोइंग प्रेजेंट होती है। समझ में आ गई बात? ये भी आपको समझ में आ गया। और जिस बच्चे में सकिंग या स्वॉलोइंग नहीं होता है उसके अंदर आईवी लाइन लगाया जाता है, और उस बच्चे की जो एज होती है वो लगभग 28-29 वीक के आसपास होती है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क को निकाला था, जो ब्रेस्ट मिल्क को बच्चों आपने निकाला था, वो स्टोर है, वो रूम टेम्परेचर पे स्टोर है। वो इसका राइट आंसर 8 आवर जाएगा। लेकिन अगर आपसे उसकी रेंज पूछे, अगर रेंज में क्वेश्चन आता है बच्चों, तो 6 to 8 आवर उसका राइट आंसर कर देना। ठीक है, उसने एक ही बताया, अपन तीनों बता देते हैं। अगर आपने फ्रीज में रखा, फ्रीज कौन सा, रेफ्रिजरेटर, तो आप इसको 24 आवर तक काम में ले सकते हैं। ये सनो आप इसको 24 आवर तक काम। और अगर इसको आपने फ्रोजन किया, यानी आपने उसको जमाया -20 डिग्री पे, -20 डिग्री पे, तो आप इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप इसको 3 मंथ तक काम में ले सकते हैं। कितने महीने तक काम में ले सकते हैं? 3 महीने तक आप इस चीज को काम में ले सकते हैं। और रूम टेम्परेचर पे है वो आपको 6 से 8 घंटे, राइट आंसर 8 रहेगा। रेंज में पूछ लिया जाता है तो उसमें 6 कर देना और 8 कर देना। अगर 8 मिले तो 8 सही है, 6 मिले तो 6 सही है, दोनों मिलते हैं तो 8 अकेला सही है। रेंज में पूछते हैं तो रेंज ये रहेगी। फ्रीज में रखते हैं तो 24 घंटे तक काम में लेते हैं। अगर आपने -20 डिग्री में उसको जमाया है तो आप उसको 3 महीने तक उसको काम में ले सकते हैं। यस या नो? करेक्ट आंसर इज बी। चलिएगा, कोड क्लेमिंग की बात आ गई है साहब की। जो कोड क्लेमिंग है उसको डिले करते हैं 1 से 3 मिनट तक नियोनेट्स में, बिकॉज उसका रीजन क्या है? अगर बच्चों आपको इसका रीजन नहीं पता है तो गलत बात है। आज ही ज्वाइन कीजिएगा विनायक नर्सिंग एकेडमी का प्लेटफॉर्म, आपको बहुत सारी चीजें वहां पता होंगी। ऐसा प्लेटफॉर्म कभी ना देखा होगा।
जो प्लेटफॉर्म केवल और केवल इस चीज पे काम कर रहा है कि नर्सिंग में ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जिसके पास में इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो और वो पढ़ ना सके। यस या नो, एजुकेशन नॉट ए बिजनेस। यस या नो, अपना बिजनेस नहीं है, इसलिए अपन 125 रुपए 110 120 रुपए महीने में देते हैं, वही क्वालिटी देते हैं। भले ही आप जाके देख लेना, अरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के बच्चों के ये कमेंट होते हैं, सर हमने 10,000 दिए थे, सर हमने 20,000 दिए, सर हमने 18,000 रुपए दिए थे, उसमें ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 18,000 10,000 12,000 रुपए उन बच्चों के पास में आ कहां से जाते हैं। जो क्वालिटी यहां मिलेगी वही क्वालिटी वहां मिलेगी। हार्ट को हार्ट हम बताएंगे, लंग्स को लंग्स हम बताएंगे बच्चों। यस या नो, बाकी सोच आपकी है। ये कह रहा है कि कोड क्लेम को अपन डिले करते हैं, तो उसका क्या कारण है भाई, क्यों करते हैं? कोड क्लेम इज डिलेड 1 to 3 मिनट इन नियोनेट बिकॉज, क्यों इसलिए करते हैं? पहली बात तो ये कि आप डिले कोड कटिंग किसको बोलते हो, सबसे पहली चीज तो ये, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि आप डिले कोड कटिंग किसको बोलते हो। डिले कोड कटिंग होती है कि कोड कटिंग है वो मोर देन 60 सेकेंड, मोर देन 60 सेकेंड। अगर आपने 60 सेकेंड से ज्यादा का टाइम लगाया है तो उसको आप डिले बोलते हैं। पहली चीज तो ये। और डिले कोड कटिंग इज द नॉर्मल। सबसे पहली चीज ये भी लाइन लिख लीजिएगा, बहुत प्यारी सी लाइन है, बहुत प्यारी सी लाइन है। डिले कोड कटिंग इज नॉर्मल। अब बोलेंगे भाई ये कैसी बात हुई, बिकॉज, अब इसका उदाहरण बता देता हूं मैं कि जो 80 ml ऑफ ब्लड होता है बच्चों, 80 ml जो ब्लड होता है किसमें, अम्लाइकल कोड में, वो डिले करने की वजह से उस बच्चे में आ जाता है, तो उसको प्रिवेंट द एनीमिया से बचाता है। इसलिए क्या करते हैं कि डिले कोड जो कटिंग है वो सभी कंडीशन में ही करते हैं, अर्ली नहीं करते हैं, ध्यान रखना, मतलब तुरंत नहीं करते हैं, अर्ली नहीं करते हैं। अर्ली किसी न किसी विशेष परिस्थितियों में करते हैं। अर्ली किस में करते हैं, किसी न किसी विशेष परिस्थितियों में करते हैं। तो जो इसका जो रीजन था वो रीजन ये है कि जो नियोनेट्स है ना वो कोड से ब्लड लेता है, बिल्कुल लेता है। कोड के अंदर 80 ml के लगभग जो ब्लड होता है, वो ब्लड अगर आपने कोड कटिंग करती वेस्टेज ही जाना है, वो प्लासेंटा में है, वो तो वेस्टेज जाना है। तो उस ब्लड को क्या करता है, बच्चा ग्रहण करता है, बच्चा गेट करता है, बच्चा लेता है उसको, जिससे उसको एनीमिया से दिक्कत नहीं होती, उसको एनीमिया होता ही नहीं है, इसलिए अपन को डिले करना पड़ता है। तो राइट आंसर तो ये है। अब दूसरा आंसर ये, प्रिवेंट एनीमिया इन वुमेन। अरे भाई वुमेन को क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से, क्वेश्चन किसके बारे में, छोटे बच्चों के बारे में, कोड कटिंग से वुमेन को क्या फर्क पड़ना है, ये बड़ी बात है। तो राइट आंसर तो आपका ए जाएगा। अब बात कर लेते हैं, डिले कोड कटिंग इज द नॉर्मल कंडीशन। और नॉर्मल इसलिए कि 80 ml जो ब्लड जो है वो बच्चा रिसीव करता है उससे, जिससे वो एनीमिया से प्रिवेंट करवाता है अपने आप को। डिले कोड कटिंग किसको बोलते हैं, अगर आपने 60 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले लिया तो उसको आप डिले कोड कटिंग बोलेंगे। तो डिले कोड कटिंग नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल कुछ नहीं है, लेकिन अब नॉर्मल ये है कि अर्ली, जो अर्ली कोड कटिंग है वो विशेष परिस्थितियों में होता है, या तो मदर को क्या है, HIV है, या दूसरी कंडीशन क्या है, ट्विन प्रेगनेंसी है। ट्विन प्रेगनेंसी होगी तो जो फर्स्ट बेबी होगा उसकी कोड कटिंग आतों आत कर देनी है। ये नो, सेकंड बेबी में थोड़ा टाइम लगाएंगे। फर्स्ट की तुरंत इसलिए कर देते हैं अर्ली कि सेकंड को एनीमिया से प्रिवेंट करेंगे, सेकंड बेबी को क्या करेंगे, एनीमिया से क्या करेंगे, अपन प्रिवेंट करेंगे। ये नो, समझ में आ गई बात। ये जैसे आपका बच्चा है, ये लो साहब, ये आपका बच्चा है, ये लो, ये आपकी अम्लाइकल कोड है, ये आपका प्लासेंटा है, ये उसकी माता जी हैं। ये लगभग आपको पता है कि 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है अम्लाइकल कोड की, आप सभी लोग जानते हैं। उसमें 2 क्लैंप लगता है। पहला क्लैंप लगेगा कि अम्लाइकस से, किससे, अम्लाइकस से अवे फ्रॉम 5 सेंटीमीटर। तो पहली क्लैंप तो 5 सेंटीमीटर भी लगेगी। ये तो दिख लगी है फर्स्ट क्लैंप, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूं, यहां इसलिए बकवास हो रही है कि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्लैंप लगेगा वो 2.5 सेंटीमीटर पे लगेगा, और उसके बीच से उसको क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा इसके बीच से। यस या नो,
इसके बीच से क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया। तो अढ़ाई मतलब 5 था, 5 में से 2.5 पे तो ये लग गई, तो यानी 2.5 तो इधर वाला है ही, और ये 2.5 जो बीच वाला बचा था उसका आधा कर लो 1.25, तो लगभग 3.75 सेंटीमीटर जो कोड है वो क्या रहती है, रिमेनिंग रहती है। रिमेनिंग कौन सी साइड में, बच्चे की साइड में। ये सुनो, बच्चे की साइड में ये जो रिमेन रह गई वो कितनी थी, 3.75 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर होता है, बिल्कुल एक्यूरेट अगर कोई बात करे तो। समझ में आ गई। ये कितने दिन बाद शेड आउट हो जाएगी, ये 7 डेज में शेड आउट हो जाएगी, 7 दिन में ये अपने आप वहां से शेड आउट हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट, बिटाडीन कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, फिर भी आप अगर लगाना चाहो क्या लगा सकते हो, 70% जो एल्कोहल है वो वहां पे यूज कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का सिक्रेशन, ब्लड ऐसा कुछ दिखे तो इन्फॉर्म द डॉक्टर। इसको कैसा रखा जाना चाहिए, ड्राई रखा जाना चाहिए। यानी जितने कोड कटिंग से या कोड से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सारी चीजें आपके सामने मैंने करवा दी है। क्वेश्चन 1 था लेकिन 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए भाई। अर्ली एचआई में करवाते हैं, ट्विन में करवाते हैं। लेंथ इसकी 45 सेंटीमीटर होती है, 2 क्लैंप लगाते हैं, एक अढ़ाई पे एक 5 पे, पहला 5 पे दूसरा 2.5 पे, उसके बीच में से काटते हैं, ये रिमेनिंग बच जाता है। जो रिमेनिंग है वो कितने दिन तक रहता है, 7 दिन बाद में ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। क्या नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, 70% एल्कोहल लगा सकते हो। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हुई, अगर ये सूखी के अलावा ड्राई रहनी चाहिए, अगर ये सूखा नहीं है कुछ भी है तो मतलब इन्फॉर्म द डॉक्टर। 10 क्वेश्चन इस स्क्रीन पे है आपके सामने, 10 क्वेश्चन इस स्क्रीन पे है बच्चों आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है बच्चों। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है, ये कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, फोटोथेरेपी का। ये फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन होता है। तो सबसे पहली बात ये यहां से समझ में आ गया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी। सबसे पहली बात हो कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी, ये फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन है। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया कि फोटोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशन से क्या होता है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसका राइट आंसर तो ये है। समझ में आ गई बात। ये जो आपकी फिनोबार्बिटोन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है। किसमें ड्रग ऑफ चॉइस है, या तो है ये सीजर्स के डिसऑर्डर में, या लाइक सीजर्स के डिसऑर्डर में है, या फिर ये है कर्निक टेरेस में। ये शानो ये फिनोबार्बिटोन है, इसका ये रोल है यहां पे। क्लोरोफिनिकोल जो है, क्लोरोफिनिकोल जो आपका है बच्चों, क्लोरोफिनिकोल जो आपका है वो करता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्या करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है। ये शानो ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है आपका। तो इसका देख लेना राइट आंसर है वो क्या हो गया, बी हो गया, ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत। और एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं एक को। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लेट, जिसको टोफ के नाम से जानते हो, उसमें होता है बच्चों ब्लू बेबी सिंड्रोम। यस या नो। क्रिटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रिटिनिज्म की वजह से होता है गुड बेबी सिंड्रोम। क्या होता है, गुड बेबी सिंड्रोम होता है। यस या नो, गुड बेबी सिंड्रोम होता है क्रिटिनिज्म की वजह से। और एक होता है रेडमैन सिंड्रोम। रेडमैन सिंड्रोम होता है, वो होता है वैंकोमाइसिन की वजह से। वैंकोमाइसिन की वजह से होता है, रेडमैन सिंड्रोम होता है। यस या नो। और एक होता है आपका सोल्टी बेबी। एक होता है आपका क्या, सोल्टी बेबी, जो आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है सोल्टी बेबी।
यस या नो? तो ये आपको समझ में आ गया। राइट आंसर था इसका फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी की वजह से ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या? फिनोबार्बिटोन ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सीजर एंड कर्निकटेरस। यस या ना? क्लोरप्रोनिकोल है वो उससे ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम है टोफ की वजह से होता है। यस या नो? और ये होता है आपका क्रिटिनिज्म जो होता है वो गुड बेबी सिंड्रोम करता है। रेड मैन जो सिंड्रोम वेंकोमाइसिन होता है, सोल्टी बेबी है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है। तो ये भी स्क्रीन पे आपके सामने कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। 9 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन इन अ चाइल्ड हु डायग्नोस। ये कह रहा है कि भाई रे सिंड्रोम है उसको। यस या नो? तो आपका नर्सिंग एक्शन क्या होगा? यस या नो? रे सिंड्रोम के अंदर क्या है आपका नर्सिंग एक्शन? देखिए रे सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? रे सिंड्रोम के अंदर लीवर अफेक्ट होता है। रे सिंड्रोम में लीवर अफेक्ट होता है। लीवर की वजह से वहां पे एमोनिया इंक्रीज होती है और एमोनिया इंक्रीज तो माइंड के अंदर एनसेफेलो करता है। तो वहां पे एक तरीके से उसको माइंड की शांति से उसमें सीजर आने के चांसेस होते हैं। तो उसको क्लेम इन्वायरमेंट एंड क्वाइट इन्वायरमेंट चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा प्रोवाइड ए क्वाइट इन्वायरमेंट विथ डिम लाइट। इसका राइट आंसर तो जाएगा ये डी। यस या नो? वो मैंने आपको बता दिया कि वहां पे अमोनिया इंक्रीज हो जाती है। वहां पे क्या हो जाती है? अमोनिया इंक्रीज हो जाती है, उस वजह से इसको ये चीज चाहिए। और जो आपका रे सिंड्रोम है वो होता क्यों है? जो रे सिंड्रोम है वो अगर जो वायरल जो किसी प्रकार का जो वायरल इन्फेक्शन है, लाइक चिकन पॉक्स मान लो, अगर वायरल जो इन्फेक्शन है बॉडी में किसी भी प्रकार का अगर उसमें वायरल इन्फेक्शन है और उसको आपने एस्पिरिन दे दी, क्या दे दी? उसको आपने एस्पिरिन दे दी, तो उससे क्या हो जाएगा? रे सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रे सिंड्रोम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? एस्पिरिन की वजह से क्या हो जाएगा? रे सिंड्रोम हो जाएगा। कि जैसे नो एस्पिरिन की वजह से रे सिंड्रोम हो जाएगा। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, वायरल वो आपने एस्पिरिन दे दी, जैसे नो, और इसके अंदर सबसे पहले लीवर अफेक्ट होता है। इसके अंदर जो सबसे पहले जो अफेक्ट होता है बच्चों वो लीवर अफेक्ट होता है। लीवर अफेक्ट होने की वजह से अमोनिया का लेवल इंक्रीज होता है। अमोनिया का लेवल वहां पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये से नो? समझ में आ गई बात? जिससे ये ब्रेन में एनकेफेलोपैथी कर देता है। ये से नो? ब्रेन के अंदर क्या कर देता है? एनकेफेलोपैथी कर देता है और इससे उसको सीजर की चांस होते हैं। इसलिए अपन को क्या करना है? स्टिमुलेंट को अवॉइड करना है। स्टिमुलेंट, आपको हमेशा स्टिमुलेंट को अवॉइड करना है। नॉर्मल भाषा में सुन लो, उसका दिमाग खराब है तो उसको दिमाग को ठंडा करना है। तो यहाँ पे लाइट भी डिम होनी चाहिए और कूल एंड क्लेम वातावरण वहां पे होना चाहिए। यस या नो? इसलिए अपन वहां पे लाइट वाइट को सब कुछ वो क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, राइट डोज ऑफ इंजेक्शन विटामिन के। ये कह रहा है बच्चे के अंदर विटामिन के लगना है, उसकी राइट डोज क्या है? उसका वेट है वो 1 किलो से कम है। मैंने आपको बता चुका हूं ये क्वेश्चन, लेकिन फिर से बता रहा हूं कि अगर बच्चे का वेट 1 केजी से कम है, देखिए यहां पे मैंने 2 कंडीशन बताई थी। या तो बच्चा है प्रीटर्म, क्या है प्यारे बच्चों? प्रीटर्म, या फिर उसका वेट है वो लेस देन 1 केजी है। तो इस जो कंडीशन है इस घटनाक्रम के अंदर तो आपको लगाना है 0.5 mg। यस या नो? इस घटनाक्रम के अंदर तो आपको लगाना है 0.5 mg। समझ में आ गए? बच्चा है वो टर्म है, बच्चा क्या है? टर्म है और वेट है वो 1 केजी से ऊपर है, तो उसको लगाना है केवल कितना? 1 mg। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1 mg। समझ में आ गई बात? 1 mg। तो ये तो थी कंडीशन। तो यहां से तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि वेट 1 किलो से कम है तो 0.5 लगेगा। तो इसका तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन और बनता है, यहां पे बच्चों के दिमाग में घूमता होगा कि सर 1 किलो से कम था 0.5 लगाया, 1 किलो से जस्ट ऊपर होते ही 1 लगा दिया, 1 mg लगा दिया, तो क्या इसका 2 किलो हो जाएगा? तो 2 mg 20 किलो 20 है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम डोज 1 mg लगेगी न्यूनेट्स के अंदर। न्यू बॉर्न के अंदर 1 mg से ज्यादा नहीं लगता है।
विटामिन के है उसकी मैक्सिमम क्या है 1 mg, यानी कि ये तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि 1 किलो से कम है या फिर क्या है प्रीटर्म है तो 0.5 लगाते हैं, देन उसके बाद में क्या लगाते हैं अपन 1 mg लगाते हैं वहां पे। यस या नो? अब अपन साइट की बात करें, अब अपन अगर साइट की बात करें बच्चों, जैसे अब अपन एक मसल्स का डायग्राम बना लेते हैं, अपन एक मसल्स का डायग्राम बना लेते हैं। ये इस साइड में जो मसल्स है, एक साइड में जो मसल्स है, ये एंटीरियो लेट्रो एस्पेक्ट क्या है, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट। यस या नो? यहाँ पे एंटीरियो जो लेटरल जो एस्पेक्ट है वहां पे वास्टस लेटरालिस मसल्स होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। कहां पे लगता है इंजेक्शन? वास्टस लेटरालिस मसल्स, वास्टस लेटरलिस जो मसल्स होती है वहां पे लगाया जाता है, इस वाले एरिया में। ये शनो जो ये जो एक तरीके का जो ट्राइंगल बन गया, ये वाला जो एरिया है यहां पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? फीमोरल ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं? फीमोरल ट्राइंगल। फीमोरल ट्राइंगल के अंदर नहीं लगाते हैं। फीमोरल ट्राइंगल के लिए वहां पे जो इंजेक्शन है वो नहीं लगाते हैं, इस साइड में लगाते हैं, मतलब आपका एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे। ये से वो किस लिए नहीं लगाते हैं? कि वहां पे वेन आर्टरी और नर्व है, वहां पे क्या होती है? फीमोरल नर्व होती है, फीमोरल वेन होती है और फीमोरल आर्टरी होती है। वेन, नर्व, आर्टरी, तीनों चीजें होती है वहां पे, इसलिए इसको बोलते हैं फीमोरल ट्राइंगल। इस वाले एरिया में इसलिए नहीं लगाते कि वहां पे फीमोरल ट्राइंगल पाया जाता है, फीमोरल नर्व पाई जाती है, फीमोरल आर्टरी पाई जाती है, फीमोरल वेन पाई जाती है। ये सियानो तो यहाँ पे इसलिए कहाँ लगाते हैं? वेस्टस लेटरालिस मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। 0.5 mg लगाते हैं, लेस देन 1 kg वेट हो या बच्चा क्या हो, प्री ट्रम हो। अगर बच्चा ट्रम है और अगर बच्चे का वेट 1 किलो से ऊपर है तो उसके अंदर वो कितना लगाते हैं? 1 mg लगाते हैं। या उससे ऊपर भी वेट हो तो भी कितना लगाएंगे? 1 mg के आसपास ही लगाएंगे, मतलब 1 mg से ज्यादा नहीं लगाएंगे। यहां तक कोई डाउट? चलिए लगे रहिए मेहनत के साथ में, मेहनत का कोई अल्टीमेट नहीं है। चलिएगा, धन्यवाद आप सभी लोगों का।